हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम बिटोला लीगल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 25 टू 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये हमारा लेक्चर 15 है और हम लोग लिमिटेशन एक्ट ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर लूँगा जिसमें मैं लिमिटेशन पढ़ाऊँगा और दैट वुड बी आवर 16th लेक्चर। एंड इन 16 लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड आवर लिमिटेशन एक्ट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के लिए ये सीरीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल होगी, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की जो सीरीज़ है 42 लेक्चर्स की, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। आप में से कोई भी जो पहली बार इस लेक्चर में मेरे साथ जुड़ रहा हो, मैं उससे ये बोलूँगा कि वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो हमारी सीरीज़ है वो भी देखे, और लिमिटेशन एक्ट को अगर वो अच्छे से समझना चाहता है तो फर्स्ट लेक्चर से देखे, क्योंकि केवल ये तो समझ आ जाएगा, बट आप अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो सब्जेक्ट की तो आपको शुरुआत से समझना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के साथ। देखिए सेक्शन 25, 26, 27 ये पार्ट 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में आते हैं। एंड डील किससे करते हैं? प्रिस्क्रिप्शन से डील करते हैं, ईजमेंट से डील करते हैं। राइट, प्रिस्क्रिप्शन से, ईजमेंट से डील करते हैं। ठीक है, ईजमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कैसे वर्क करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से मैंने बताया था। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डोमिनेंट हेरिटेज, सर्विएंट हेरिटेज वगैरह क्या होती है। तो अभी हम थोड़ा उससे आगे के लेवल की चीज़ पढ़ रहे हैं। और ईजमेंट्स को गवर्न करने के लिए इंडिया में इंडियन ईजमेंट्स एक्ट है। इंडियन ईजमेंट्स एक्ट है, पर लिमिटेशन एक्ट के ये 3 सेक्शंस भी ईजमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं सेक्शन 25 क्या बात करता है। तो सेक्शन 25 कहता है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, कि जो क्लेमेंट है वो ईजमेंट कब अक्वायर कर लेगा, उसको ईजमेंट कब मिल जाएगा। राइट, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं और सेक्शन 25 जो बात करता है वो दो तरह, वो एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता है। तो देखिए जो प्रिस्क्रिप्शन है वो 2 तरह के हैं, एक्विजिटिव एंड एक्सटिंक्टिव। एक्विजिटिव मतलब ये इस तरह के, ये ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है जो ये बोलता है कि एक जो क्लेमेंट है उसको राइट मिल जाएगा किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, किसी पर्टिकुलर मतलब लाइट पे, वाटर कोर्स पे, वे पे, वहाँ से गुजरने का, अगर एक सर्टेन टाइम तक वो यूज़ करता है। और एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन बात करता है इस बारे में कि जो ओनर है उस ज़मीन का, अगर वो उसको एक लंबे समय तक यूज़ नहीं करता है और कोई एक इंसान, दूसरा इंसान जो है उसमें अपना उस एडवर्स पोसेशन में रहता है अनइंटरप्टेड, राइट, तो उस केस में क्या होगा, उस इंसान को अधिकार मिल जाएगा उस ज़मीन को, उस प्रॉपर्टी को अपना बोलने का। मतलब जो ओनर है, एक्चुअल जो ओनर है, सपोज ए जो है ये एक्चुअल ओनर है, इसकी ये ज़मीन है, बी क्या करता है, बी यहां पे रहता है और ए को ये बात पता है। ए इसको इंटरप्ट नहीं करता, ये 12 साल तक यहां पे लगातार रहता है अनइंटरप्टेड, है ना, विदाउट एनी लिटिगेशन यहां पे ये रहता है। तो फिर क्या होगा, ए जो है ऐसा माना जाएगा कि अब ये ओनर नहीं है, अब ओनर कौन हो गया, बी हो गया। राइट, तो हम इसको देखेंगे सेक्शन 27 में डिटेल में। पर इसी का मतलब होता है एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन। एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन मतलब ये ओनर था पर इसका जो राइट है अब क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। राइट, तो अब देखिए इसका जो 25 का सबसेक्शन 1 है, इट सेज वेयर द एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर टू एंड फॉर एनी बिल्डिंग हैव बीन पीसेबली एंजॉयड देयरविद एज एन ईजमेंट एंड एज ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन। राइट, तो सेक्शन 25 किस बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 25 बात कर रहा है राइट ऑफ लाइट और एयर वगैरह के बारे में। ठीक है, अभी तक तो किस चीज के बारे में, लाइट और एयर। अब इसको एंजॉय कैसे किया गया है, एक्सेस और इसका जो एंजॉयमेंट है वो कैसे क्या किया गया है,
पीसेबली, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, राइट, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ये किया गया है। उसके आगे एज एन ईजमेंट एंड एज ऑफ राइट, और किस तरीके से एंजॉय किया गया है? एज एन ईजमेंट एंड एज ऑफ राइट, एक अधिकार के तौर पे एक इंसान ने यूज किया है उसको, ऐसा नहीं कि किसी और ने ग्रांट किया था, नहीं, वो जमीन, वो जो लाइट है और वो जो एयर है किसी पर्टिकुलर जगह से, वो अपना अधिकार समझता था और उस तरीके से उसने यूज किया और उसको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, बहुत ही पीसफुली उसने एंजॉय किया है, विदाउट इंटरप्शन, ठीक है, विदाउट इंटरप्शन। और पीरियड कितना है? फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल तक उसने ये एंजॉय किया है, और 20 साल तक उसने ये एंजॉय किया है, ठीक है। फिर उसके बाद एंड वेयर एनी वे और वाटर कोर्स और द यूज ऑफ एनी वाटर और एनी अदर ईजमेंट वेदर एफर्मेटिव और नेगेटिव हैज़ बीन पीसेबली एंड ओपनली एंजॉयड। तो देखिए, जब हम लाइट और एयर की बात कर रहे हैं तो क्या लॉ कहता है कि ये, इसका एंजॉयमेंट कैसा होना चाहिए? पीसेबली होना चाहिए। पर जब हम वे और वाटर कोर्स की बात कर रहे हैं, राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे, वाटर और वाटर कोर्स की बात कर रहे हैं, राइट, वाटर और वाटर कोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारी कंडीशंस तो सिमिलर हैं, पर क्या होना चाहिए? पीसेबली के साथ साथ ओपनली भी एंजॉय किया जाना चाहिए, राइट, ओपनली भी एंजॉय किया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये, तो जो राइट ऑफ वे, वाटर और वाटर कोर्स है, इसको पीसेबली भी और ओपनली भी, दोनों तरीके से एंजॉय किया जाना चाहिए। तो ये डिफरेंस है जब लाइट और एयर के एंजॉयमेंट की बात आती है और जब राइट ऑफ वे, वाटर और वाटर कोर्स के एंजॉयमेंट की बात आती है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, पीसेबली और पीसेबली प्लस ओपनली, राइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए, सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1, हमने ये हमारे सामने इंग्रेडिएंट्स हैं और हमने अभी तक क्या समझा इससे। तो देखिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द राइट टू सच एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर, वे, वाटर कोर्स, यूज ऑफ वाटर और अदर ईजमेंट शैल बी एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल। मतलब एक बार इंसान को ये राइट्स मिल गए, फिर क्या होंगे? वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। राइट, देखिए क्या कह रहा है सेक्शन 25। सेक्शन 25 कह रहा है कि एक, अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी भी इंसान ने, मान लीजिए ए था, अब ए जो है इस रास्ते से जाता था, ये वे था, ए इस रास्ते से जाता था और इसने इस रास्ते को यूज किया फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है। और कैसे? एज ऑफ राइट, ये अपना अधिकार समझता था इस रास्ते से जाना और इसको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, राइट। पीसफुली ये यहां से निकलता रहा 20 साल तक। तो लॉ क्या कह रहा है? लॉ ये कह रहा है कि अब जब 20 साल तक ये गुजर गया है तो उसके बाद से ए का अधिकार होगा इस रास्ते से जाना और कोई इसे मना नहीं कर सकेगा, भले ही ये किसी और की प्रॉपर्टी हो, किसी और का रास्ता हो, राइट। पर तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल, मतलब दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, मतलब इसका राइट जो है वो दैट विल प्रिवेल, ही विल हैव दैट राइट एट एवरी मोमेंट, राइट। तो एब्सोल्यूट हो जाएगा इसका राइट। अब देखिए, एब्सोल्यूट जो है वो अपने आप नहीं होता। मान लीजिए कि 1990 से इसने ये एंजॉय करना, यहाँ इस रास्ते से गुजरना शुरू किया
और 2010 तक लगातार गया, तो जस्ट बिकॉज ये 20 ईयर्स तक इस रास्ते से गुजरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका राइट एब्सोल्यूट हो जाएगा, राइट। इसके लिए एक प्रोसेस और करना होगा कि इस राइट को, ये जो इसका राइट है, राइट ऑफ वे, इट शुड बी ब्रॉट इन क्वेश्चन। राइट ऑफ वे शुड बी ब्रॉट इन क्वेश्चन इन अ सूट, राइट। और उसके बाद जब कोर्ट जजमेंट दे देगा अपना और ये बोलेगा कि नहीं भाई, और एक किसको प्रूफ करना होगा, ये ए को प्रूफ करना होगा कोर्ट के सामने कि मैं लगातार 20 साल से इस रास्ते से जा रहा हूं, तो ए कोर्ट के सामने ये बात प्रूफ करेगा और कोर्ट जब जजमेंट दे देगा कि ये ए का जो है वो राइट ऑफ वे है, ए हैज राइट ऑफ वे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, इसका जो राइट है एब्सोल्यूट और इनडिफिजिबल हो जाएगा। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जस्ट बिकॉज किसी इंसान ने 20 साल तक उस प्रॉपर्टी को, उस राइट ऑफ वे को यूज किया है, उस वाटर कोर्स को यूज किया है, राइट, ओनली बिकॉज ऑफ दैट ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं हो जाता। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो राइट है, इसको एक सूट में कोर्ट के सामने क्वेश्चन किया जाना होगा और कोर्ट जब जजमेंट देगा तब एब्सोल्यूट होगा, राइट। तो अब कौन करेगा सूट फाइल, हम समझते हैं एक और एग्जांपल, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए 1990 से 2010 तक इसने ये राइट एंजॉय किया। 2011 में क्या हुआ, जो बी है, बी ने बोला कि ये मेरे खेत हैं और ये मेरी जगह है और इस रास्ते से आप गुजर नहीं सकते। तो बी ने क्या किया, बी ने इंटरप्ट किया क्वेश्चन। तो बी ने जब इसको इंटरप्ट किया तो ए ने क्या किया, ए ने एक सूट फाइल कर दिया, राइट। ये एक सिनेरियो है, ए ने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में और ये बोला कि मेरे पास ये अधिकार है, मैं पिछले 21 सालों से इस रास्ते से जा रहा हूं, तो अब ये मेरा अधिकार है और ये मुझे, जो बी है, ये मुझे नहीं रोक सकते इस रास्ते से जाने के लिए। बट एंड देयरफॉर आई शुड बी गेटिंग दिस राइट ऑफ वे फ्रॉम हिज लैंड में भी, राइट। तो इस केस में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इस केस में ए के फेवर में डिक्री देगा और ये बोलेगा कि बिल्कुल आपके फेवर में ये राइट एग्जिस्ट करता है। तो जब कोर्ट की डिक्री आएगी, कोर्ट का जजमेंट आएगा, तब क्या माना जाएगा कि जो ए का राइट है वो कैसा राइट हो गया है, एब्सोल्यूट हो गया है। आई होप आपको अब ये जो कंसेप्ट है ये समझ आया होगा, राइट। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट की अगर ये लैंड होती मान लो, तो उस केस में ये जो बी है, बी की जगह कौन होता, गवर्नमेंट होती, ठीक है। उसकी जगह में ये पीरियड कितना होता, 30 इयर्स। तो किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट अगर ये राइट मांगा जा रहा है, राइट क्लेम किया जा रहा है, तो वो टाइम पीरियड 20 इयर्स का होगा। पर अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये टाइम पीरियड क्लेम किया जा रहा है तो ये कितना होगा, 30 इयर्स का होगा। ये आपको अपने दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट के केस में टाइम पीरियड क्या होगा और इंडिविजुअल्स के केस में टाइम पीरियड क्या होगा। और एक और बात, जब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, तो आप वहीं पे मार्क कर लिया कीजिए। अभी जैसे 20 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, आप इसको मार्क कर लीजिए अपने बेयर एक्ट में। तो जब भी कभी आप अपना बेयर एक्ट खोलेंगे, इस प्रोविजन पे आएंगे, आपका ध्यान अपने आप उस प्रोविजन पे जाएगा। आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो हमेशा मार्क कीजिए बेयर एक्ट को, राइट। एंड गवर्नमेंट के केस में 30 इयर्स होता है। उसके अलावा अब हम आते हैं सेक्शन 26 पे। उसके अलावा हम आते हैं सेक्शन 26 पे, एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर ऑफ सर्विएंट टेनेमेंट, राइट। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, ये पर्टिकुलर प्रोविजन बनाया गया है गवर्नमेंट, जो लोग हैं, मतलब जो एक्चुअल में जिनकी ज़मीन है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो लेसीज हैं या जो लाइफ एस्टेट होल्डर्स हैं, उनके अगेंस्ट, राइट। तो ये जो प्रोविज़न है ये बात करता है कि
मान लीजिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं शुरुआत से। मान लीजिए कोई इंसान है जिसने अपनी जो ज़मीन है, मान लीजिए वो ए है, ए ने अपनी जो ज़मीन है वो क्या कर दी है, लीज़ कर दी है, किसको, बी को। और ये जो लीज़ है, ये लीज़ कितने साल की होनी चाहिए, मोर देन 3 ईयर्स। तो ये लीज़ इसने 10 ईयर्स के लिए सपोज कर दी है। अब ये जो ज़मीन, ये ज़मीन का टुकड़ा है, ए ने बी को ये ज़मीन लीज़ कर दी। फिर क्या हुआ, इस ज़मीन का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से पे सी कोई बंदा है जो अपनी कार पार्क करता है, राइट। सी अपनी कार पार्क करता है। तो आइडियली सेक्शन 25 में क्या टाइम पीरियड दिया गया है, 20 ईयर्स का पीरियड दिया गया है कि अगर वो इस टाइम तक ऐसा कर लेता है तो वो एक उसका अधिकार हो जाएगा। या मान लो यहां से गुजरता है डेली, इस रास्ते से अपनी कार लेके जाता है, इसको इसने अपना रास्ता बना लिया है। तो एज पर सेक्शन 25 जो हमने जनरल लॉ पढ़ा है, उसके हिसाब से क्या होगा, इसके पास ये अधिकार हो जाएगा कि ये हमेशा इस रास्ते को यूज करे, और इसका राइट क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। अभी अभी हमने समझा। पर इसने क्या किया, ये ऐसा नहीं करता है इस केस में, मतलब ये इसको ऐसे यूज करता रहता है। तो ये जो पीरियड ऑफ 10 ईयर्स है, जब तक ये जो प्रॉपर्टी थी लीज में थी, इसको काउंट ही नहीं किया जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये ए है, ए ने बी को अपनी जमीन क्या कर दी है, लाइफ एस्टेट क्रिएट कर दिया है। मतलब जब तक बी जिंदा है तब तक ये उस जमीन को यूज कर सकता है। तो सेक्शन 26 केवल ये बात बोलता है कि जब तक वो जमीन लाइफ एस्टेट होल्डर के पास है, तब तक भले ही कोई भी उस जमीन पे एक कोई तीसरा इंसान अपना राइट एक्सरसाइज करता है, पर वो पीरियड कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सपोज 20 ईयर्स कैलकुलेट जब हम करेंगे, सपोज ये जो जमीन इसको दी गई, ये दी गई 2018 में, एंड जो बी है, ही वेंट ऑन टू लिव टिल 2051। हाउ मेनी ईयर्स वुड दैट बी, 33 ईयर्स, राइट। 33 साल तक ये इंसान जो है इस जमीन को इसने होल्ड किया हुआ था, किसने, बी ने। अब इस दौरान जो सी था, वो इस जमीन का ये जो हिस्सा था, इस रास्ते से डेली गुजरता था, इसको इसने अपना राइट ऑफ वे के तौर पे यूज किया था। ये बोलता था कि भाई ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट ऑफ वे है, मैं यहां से गुजरता हूं। तो अब क्या हुआ, सेक्शन 25 क्या बात करता है, सेक्शन 25 सेज कि अगर 20 ईयर्स के लिए कोई इंसान उस जमीन को यूज कर लेता है, उस जगह को यूज कर लेता है, उस राइट ऑफ वे को, वाटर कोर्स को यूज कर लेता है, तो उस केस में उसका राइट क्या हो जाएगा, उस वाटर कोर्स पे, उस वे पे एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर सी ने 33 ईयर्स, सी ने तो 33 ईयर्स तक यूज कर लिया, तो सी के पास क्या अधिकार होना चाहिए, अगर उसको जब इसकी डेथ हो गई सपोज, तो ए ने दोबारा ये प्रॉपर्टी ले ली। अब सी इस प्रॉपर्टी से गुजर रहा था, तो ए ने इंटरप्ट किया, ए ने बोला कि ऐसे कैसे हमारी जमीन से जा सकते हो आप। तो सी ने बोला कि अरे आपकी जमीन कैसे, अब ये तो मेरी जमीन हो गई, 33 ईयर्स से मैं यहां से रास्ता निकाल रहा हूं, मतलब इस रास्ते से गुजर रहा हूं, तो बाकी जमीन आपकी है, पर ये रास्ता तो मेरा है, क्योंकि मेरा राइट एब्सोल्यूट हो चुका है। तो ए क्या करेगा, ए इसको लिमिटेशन का बेयर एक्ट लेके जाएगा और सेक्शन 26 ओपन करके दिखाएगा, राइट। लिमिटेशन का बेयर एक्ट लेके जाएगा और सेक्शन 26 ओपन करके दिखाएगा। क्यों, क्योंकि सेक्शन 26 ये बोलता है कि ये जो पीरियड है जिस दौरान ये जो प्रॉपर्टी थी एक लाइफ एस्टेट के तौर पे थी, या फिर 3 साल से ज्यादा की लीज पे थी, तो ये पूरा पीरियड उन 20 ईयर्स को काउंट करने के दौरान एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो ये 33 ईयर्स क्या होंगे, एक्सक्लूडेड होंगे। मतलब अगर इसने 33 ईयर्स तक इसको राइट ऑफ वे के तौर पे यूज किया है और 2051 में ये जमीन ए ने ले ली और ए ने इसको राइट ऑफ वे यूज करने से मना कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि अभी जो टाइम पीरियड है वो 0 ईयर्स है, कुछ भी एक भी साल नहीं हुआ है, राइट। इसको अगर ये अधिकार यूज करना है, तो मान लीजिए 2051 में इस इंसान की डेथ होती है बी की, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो है ये ए के पास चली जाती है, पर ये प्रॉपर्टी पड़ी है एंड ए डजंट केयर। तो अब ये क्या हुआ, 2051 से 2071 तक कितने ईयर्स हुए, 20 ईयर्स। अगर अभी भी ये इंसान इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, इस राइट ऑफ वे को यूज कर रहा है, तब इसके अगेंस्ट जाके वो क्लेम कर सकता है कि मेरा जो है
राइट है, राइट ऑफ वे है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। विच मीन्स कि कब से हम पीरियड यहां पे काउंट करेंगे 20 ईयर्स का, जब से जो एक्चुअल जो ओनर है उसके पास, वो इसको बोलते हैं रिवर्जनर। लाइफ एस्टेट का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रिवर्जनर का और रिवर्जन का क्या मतलब होता है। ए ने बी के फेवर में लाइफ एस्टेट क्रिएट की, मतलब बी जब तक जिंदा है तब तक वो इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकेगा। तो क्या होगा, बी के बाद ये प्रॉपर्टी ए के पास जाएगी, या फिर अगर ए जिंदा नहीं है तो ए के लीगल हेयर्स के पास जाएगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे, रिवर्जनर, राइट, क्योंकि प्रॉपर्टी रिवर्स होके इनके पास आ रही है, इसलिए इसको हम रिवर्जनर बोलेंगे। तो कब से पीरियड ऑफ 20 ईयर्स विल बी काउंटेड, उस दिन से जिस दिन से रिवर्जनर ने, जिस दिन से वो प्रॉपर्टी रिवर्जनर के पास वापस आ गई। दिस इज सेक्शन 26, राइट। तो जब भी हम लीज की बात करते हैं तो सेक्शन 26 में खास तौर पे लिखा हुआ है कि लीज कितने होनी चाहिए, मोर देन 3 इयर्स की लीज अगर है तभी ये अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 27 पे। देखिए, सेक्शन 27 बात करता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। तो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि जब हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो लिमिटेशन क्या करता है, इट बार्स द रेमेडी नॉट द राइट। लिमिटेशन क्या करता है, रेमेडी को बार करता है पर राइट को बार नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, बी ने इसको पैसा नहीं दिया, मान लीजिए डेट था, पैसा नहीं दिया इसको। अब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ए जो है वो सू नहीं कर सकता, राइट, पैसा वसूल करने के लिए बी से, पर फिर भी बी के पास जो है, फिर भी ए के पास जो है, ऐसा तो नहीं है कि इस बात से कोई डिनाई कर सकेगा कि ए का कोई डेट ही नहीं, मतलब बी के पास कोई डेट ही नहीं है ए के लिए, मतलब बी हैज टू पे समथिंग टू ए। ये बात ठीक है कि वो लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकता, पर राइट तो उसका फिर भी एग्जिस्ट करता है। बट सेक्शन 20, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये एक एक्सेप्शन है 25, 26, 27 इस फैक्ट का कि लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नॉट द राइट। तो अगर आपसे कभी इस बात पे कमेंट करने को आ जाए, अगर ये स्टेटमेंट लिखा हो कि क्या इंटायरली ये सच है, तो आप बोलोगे कि नहीं, मतलब ये मेजरली ये सच है। पर जब हम ये प्रिस्क्रिप्शन ईजमेंट वाले सेक्शंस पढ़ते हैं, सेक्शन 27 पढ़ते हैं खास तौर पे, तो वो क्लियरली क्या करता है, रेमेडी तो बार करता ही करता है, राइट भी बार कर देता है, राइट। तो साफ लिखा हुआ है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 25 जो था वो किस तरह का प्रिस्क्रिप्शन था, एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन था, और सेक्शन 27 जो है वो एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन है, राइट। एक्सटिंक्टिव मतलब ये राइट को खत्म कर रहा है, इसलिए सेक्शन 27 एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन है। अब सेक्शन 27 को अट्रैक्ट करने के लिए हम सेक्शन 27 को अकेले नहीं पढ़ते हैं, हम सेक्शन 27 को पढ़ते हैं आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के साथ, आर्टिकल 65 के साथ पढ़ते हैं, जो कि ये बोलता है कि अगर 12 ईयर्स का जो है लिमिटेशन पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड देता है, और वो ये बोलता है, पढ़ते हैं पहले हम ये सेक्शन 27 पढ़ते हैं। एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हियर बाई लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोसेशन। अब एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हियर बाई लिमिटेड, एरो बना के आप नीचे लिख सकते हैं आराम से, 12 ईयर्स। तो कितना पीरियड जो है लिमिट किया गया है, 12 ईयर्स का पीरियड। जहां पे पीरियड नहीं लिखा है इसका मतलब है 12 ईयर्स, और ये 12 ईयर्स कहां मेंशन किया गया है, आर्टिकल 65 में
पीछे जो हमारा जो शेड्यूल है, शेड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट, उसमें मेंशन किया गया है। For any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished। मतलब अगर कोई इंसान एडवर्स पोसेशन में है, जब मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक्स जो है वाई का जो ये घर है, एक्स इसमें रहने लगा, वाई को इसके बारे में पता है, राइट, वाई को इसके बारे में पता है, पर वाई कुछ नहीं कर रहा और ये इसने रहना शुरू किया 2021 जनवरी 1 को, राइट, एंड ही कंटिन्यूज टू लिव देयर अप टू जनवरी 1 2039 एंड वन फाइन डे वाई क्या करता है, वाई ऑब्जेक्ट करता है और ये बोलता है कि ये राइट मेरा होगा, ये ज़मीन मेरी है। तो वाई कोर्ट में जाता है, सूट फाइल करता है, एक्स जाके कोर्ट में स्टैब्लिश कर देता है कि मैं तो 18 साल से इस प्रॉपर्टी पे रह रहा हूँ, आज तक मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया, अगर इनकी प्रॉपर्टी थी तो ये पहले सूट फाइल करते हैं। तो अभी यहां पे क्या होगा, वाई की केवल रेमेडी ही बार नहीं हुई है कि वो सूट फाइल करके अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता, उसका राइट भी एक्सटिंग्विश हो गया है, उसका राइट भी खत्म हो गया। एक्सटिंग्विश मतलब खत्म हो जाना, उसका राइट भी जो है वो खत्म हो गया है इस केस में, ठीक है। तो दिस इज सेक्शन 27। अब सेक्शन 27 जो है उसके जो इसेंशियल्स हैं, राइट, सेक्शन 27 इतना सिंपल नहीं है। सेक्शन 27 जो है अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो अब मान लीजिए जो ये एक्स था, जो ये क्लेम कर रहा था वाई के अगेंस्ट, वाई की प्रॉपर्टी पे, तो एक्स को क्या होना चाहिए, इन एक्चुअल पोसेशन होना चाहिए प्रॉपर्टी के, मतलब वो प्रॉपर्टी में रहता हो, एक्स लगातार यूज करता हो। ऐसा नहीं एक्स ने ताला लगा दिया और उसके बाद वो कभी रहा ही नहीं वहां पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हाँ, अगर बीच में वो कहीं 6 महीने के लिए बाहर चला जाता है तो उसे हम एक्चुअल पोसेशन ही मानेंगे, 27 अट्रैक्ट होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि नहीं वो 12 साल तक कहीं अपने घर में ताला लगा के नहीं जा सकता, इम्प्रैक्टिकल है ना, ये हर इंसान जाता है जब उसे जरूरत होती है, पर वैसे उसे फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ड्यूरेशन उसे वहां पे रहना होगा। तो वो इंसान क्या होना चाहिए, एक्चुअल पोसेशन में होना चाहिए। फिर ये जो पोसेशन है ये कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, राइट, नोटोरियस होना चाहिए, राइट। उसके अलावा एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और एक्चुअल तो मैंने आपको बता दिया। इनका क्या मतलब है, मतलब ये चोरी छुपे नहीं रह रहा है, सबको पता है कि ये इस घर में रह रहा है, ऐसा होना चाहिए। अगर पता है तभी तो इसके पास ये राइट होगा, तभी तो इसको पता चलेगा कि मुझे जाके सूट फाइल करना है, मेरे घर पे किसी और ने कब्जा कर लिया, कोई और रह रहा है, राइट। नोटोरियस मतलब प्रॉपर्टी भले ही इसकी हो पर ये रह रहा है, राइट। और एक्सक्लूसिव मतलब ऐसा नहीं है दोनों साथ साथ रह रहे हो, ये अकेले रह रहा हो वहां पे, इसका एक्सक्लूसिव अकेले मतलब एक्स अकेले नहीं, अपनी फैमिली के साथ रह रहा हो, बट ओनर के साथ के लिए मना कर रहा हूं, राइट। तो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अब एक और चीज याद रखने वाली है कि मान लीजिए कोई इंसान है जिसने केयर टेकर अपॉइंट किया, उसका ये घर है और वो क्योंकि ही लिव्स इन यूएस में भी, तो उसने अपने घर के लिए एक केयर टेकर अपॉइंट किया और वो केयर टेकर इस घर में 20 साल तक रहता है। तो क्या अब केयर टेकर के पास ये राइट होगा कि वो बोले कि नहीं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए, अभी ये घर तो मेरा हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर तो लोग केयर टेकर अपॉइंट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। या फिर किसी को रेंट पे दे दी जाए ये प्रॉपर्टी और वो इंसान 25 साल तक इस प्रॉपर्टी पे रेंट पे रहे, राइट। तो कोई टेनेंट अगर हो गया, राइट, 25 ईयर्स के लिए रहता है, तो क्या वो क्लेम कर सकता है बेनिफिट ऑफ सेक्शन 27? नहीं, वो क्लेम नहीं कर सकता। यहां पे ये जो पोसेशन है ये एडवर्स नहीं है, ये उस इंसान की मर्जी से है, वाई की मर्जी से। वाई ने ही ये प्रॉपर्टी इसको इंटरेस्ट किया है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो यहां पे ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 27 अट्रैक्ट नहीं होगा और जो राइट है वाई का वो उसकी प्रॉपर्टी पे बना रहेगा, राइट। फिर तो इसीलिए ये बोला जाता है कि पोसेशन जो है ये एक्सक्लूसिव के साथ साथ क्या होना चाहिए, एडवर्स होना चाहिए। और पोसेशन जो है कैन नॉट बी रेफर्ड
टू अ लॉफुल टाइटल, टू अ लॉफुल टाइटल। जो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि केयर टेकर के तौर पे आपको रखा गया, टेनेंट के तौर पे रखा गया, लेसी के तौर पे रखा गया, तो जो पोसेशन है वो एडवर्स तब तक नहीं हो सकता जब तक एक लॉफुल टाइटल के थ्रू सामने वाले ने आपको अपनी प्रॉपर्टी पे रखा है। फिर उसके बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, ये प्रूव करने का कि उसका एडवर्स पोसेशन है, वो किसके ऊपर होगा, वो किसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस इंसान के ऊपर होगा जो ये राइट क्लेम कर रहा होगा, राइट। इस केस में किसके ऊपर होगा, एक्स के ऊपर होगा, राइट। तो मतलब डिफेंडेंट के ऊपर होगा इस केस में कि अगर वाई सूट फाइल करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, क्लेमेंट के ऊपर होता है। फिर उसके बाद अगर कोई इंसान जो है वो पार्ट ऑफ लैंड पे रह रहा है, मान लो ये पूरी जमीन है और इस जमीन के एक हिस्से पे ये इंसान रह रहा है, ठीक है, कोई भी XYZ इस हिस्से पे रह रहा है, तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो पूरी जमीन के कंस्ट्रक्टिव पोसेशन में है, राइट। तो मतलब अगर कोई इंसान एक हिस्से में, मान लो कोई 5 एकड़ लैंड है, अब ये 1 एकड़ ऑफ लैंड को इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि पूरी 5 एकड़ लैंड जो है वो इसके पोसेशन में, राइट। तो एक और जो इसका इसेंशियल होता है वो ये होता है, राइट। अब सेक्शन 27 आई थिंक आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सेक्शन 27 एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में